हेलो दोस्तों, मैं हूं नितिश चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में, जो टर्म्स आपने सुनी तो ज़रूर होंगी लेकिन मतलब काफ़ी कम लोगों को पता होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में जो टर्म्स हम कवर करने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख ज़रूर रही होंगी। दोस्तों, ये टर्म्स कभी ना कभी कैसे ना कैसे आपके काम ज़रूर आ जाएंगी, तो वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिना किसी रुकावट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली टर्म है एसेट। इंग्लिश में कहे तो एसेट और हिंदी में बोले तो संपत्ति। आसान भाषा में समझाऊं तो ऐसी कोई भी बिजनेस से जुड़ी हुई चीज़ और आपके प्रॉफिट से जुड़ी हुई चीज़ जिस पे आपका मालिकाना हक है या आपकी ओनरशिप है, उसे हम एसेट कहते हैं। और अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी के ओनरशिप के अंडर ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी प्रॉफिट या फिर बिजनेस से जुड़ी हुई है, कंपनी से जुड़ी हुई है, उसे हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके एसेट्स कहेंगे। दोस्तों, अगर एसेट्स की बात करें तो हमारे पास दो तरीके के एसेट्स होते हैं, पहले की करंट एसेट्स और दूसरे की नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में इंटेंजिबल और टेंजिबल एसेट्स आ जाते हैं और करंट एसेट्स में आपके आ जाते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, आपकी इन्वेंट्रीज आ जाती है, रॉ मटेरियल आ जाते हैं और ऐसे और भी सारे एसेट्स आ जाते हैं। दूसरी टर्म है लायबिलिटीज। दोस्तों, लायबिलिटीज को आप खर्चों की तरह समझ सकते हैं क्योंकि एक बिजनेस को चलाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि वर्किंग कॉस्ट, लोन, डेट्स और ये सारी चीज़ों को आप लायबिलिटी समझ सकते हैं। अगर इंडिविजुअल तौर पे बोलूँ तो आपके घर का रेंट, गाड़ी की ईएमआई, ये सब आपकी लायबिलिटीज़ होंगी। दोस्तों, आसान शब्दों में बताऊं तो जो चीज़ें आपको चुकानी है वो आपकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी दो तरीके की होती हैं, एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी और दूसरी होती है करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटीज़ में आ जाते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स और साथ ही साथ डिवेंचर्स, और करंट लायबिलिटीज़ में आ जाते हैं कुछ ऐसे अकाउंट्स पेबल, कुछ आपके क्रेडिटर्स हो गए, कुछ आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए और ऐसे और सारी चीज़ें भी आपकी करंट लायबिलिटीज़ में आ जाती हैं। तीसरी है कैपिटल। अब कैपिटल जो है वो या तो कंपनी या फिर ओनर बिजनेस में लगाता है बिजनेस को चलाने के लिए। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो वो आपका हो गया रॉ मटेरियल, आपके स्टाफ को सैलरी देने के लिए, आपकी इन्वेंट्रीज मेंटेन करने के लिए, आपकी वर्किंग कैपिटल मेंटेन करने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए कैपिटल यूज़ होता है। कैपिटल दोस्तों कैलकुलेट होता है एसेट माइनस लायबिलिटी करके, यानी आपके जितने भी एसेट्स हैं उसमें से अगर आप लायबिलिटीज़ को हटा देंगे तो आपकी कैपिटल टोटल आ जाएगी। चौथी टर्म है एक्सपेंसेस। दोस्तों, आसान शब्दों में बताऊं तो आपके गुड्स को बनाने से लेकर सेल करने तक के बीच में जो भी आपके खर्चा आया है उसको हम एक्सपेंसेस गिनते हैं, या फिर आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी खर्चा आया है उसको आप एक्सपेंसेस कंसिडर कर सकते हैं। एक्सपेंसेस के अंदर हम कुछ चीज़ें कंसिडर करते हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि रेंट, कमीशन और एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और साथ ही साथ हम मशीनरी एंड बिल्डिंग कॉस्ट विद देयर मेंटेनेंस भी एक्सपेंसेस में ही काउंट करते हैं। अब पांचवी टर्म है इनकम, यानी जितना आप अर्न कर रहे हो, जितना आप कमा रहे हो वो आपकी इनकम में कंसीडर होगा। अब इनकम कैलकुलेट होती है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करके। अब दोस्तों, रेवेन्यू जो चीज़ है वो होती है जितना आप सेल कर रहे हो, जितना आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो अपना माल बेच के। अब मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ एक एग्जांपल के साथ। दोस्तों, मान लेते हैं कि आपने 3 लाख रुपए का सामान बेचा है और उस पर जो एक्सपेंस आया वो आया है 2 लाख रुपए का। तो यहाँ पर जो आपकी इनकम होगी वो होगी रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, यानी 3 लाख माइनस 2 लाख, तो वो आपकी जो इनकम आई वो आई आपकी 1 लाख रुपए की। अब 6 टर्म है रेवेन्यू। दोस्तों, रेवेन्यू वो चीज़ होती है जो आप अपना माल बेच के, यानी गुड्स एंड सर्विसेज बेच के जो आपकी टोटल फिगर आती है उसे ही हम रेवेन्यू कहते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे लास्ट ईयर टीसीएस का जो रेवेन्यू था वो 1.63 लाख करोड़ था, यानी टीसीएस ने लास्ट ईयर जो अपने गुड्स एंड सर्विसेज बेच के 1.63 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। अब 7 टर्म है गुड्स। गुड्स बोलो इसे या माल बोलो, एक ही बात है। अब कंपनी दोस्तों एक रॉ मटेरियल खरीदती है, वो रॉ मटेरियल खरीद के वो एक फाइनल प्रोडक्ट बनाती है और उसी फाइनल प्रोडक्ट को हम गुड्स कहते हैं। अब कोई कंपनी जो है वो फर्नीचर बेच रही है, यानी उसका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो फर्नीचर है, तो उसके लिए वो गुड्स कंसिडर होंगे। और कोई कंपनी क्लोथ्स बेच रही है, यानी कपड़े बेच रही है, तो उसके लिए फाइनल प्रोडक्ट्स यानी क्लोथ्स जो हैं वो गुड्स होंगे। अब 8 टर्म जो है वो है परचेजेस, यानी दोस्तों आप कुछ भी अपने बिजनेस के लिए या फिर इंडिविजुअली भी आप कुछ भी चीज़ खरीद रहे हैं, उसके लिए पैसे दे रहे हैं, तो वो आपकी परचेज है। मान लीजिए आपको एक शर्ट खरीदनी है या फिर घड़ी खरीदनी है, तो उसके लिए आप एक कॉस्ट देंगे, प्राइस देंगे और उस प्राइस पे आपको वो चीज़ मिल जाएगी, तो उसे हम परचेजेस कहते हैं। अब 9th टर्म है सेल्स। अब जो भी चीज़ आप बेच रहे हैं उसे हम सेल्स में कंसिडर करेंगे। अब मान लेते हैं बिजनेस में आपने रॉ मटेरियल को खरीदा जिसे हम परचेजेस में कंसिडर करेंगे, लेकिन वो रॉ मटेरियल खरीदने के बाद आपने एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया जिसे आपने प्रॉफिट जनरेट करने के लिए आगे कस्टमर्स में बेच दिया, जिसे हम सेल्स कंसिडर कर लेंगे। अब 10th टर्म है प्रॉफिट, और प्रॉफिट को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज इज कॉल्ड प्रॉफिट। दोस्तों, जब भी आपके एसेट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं और लायबिलिटीज आपकी कम है तो वो आपके प्रॉफिट कंसिडर होंगे।
11 टर्म है लॉसेस। अब लॉसेस को हम कैसे समझ सकते हैं कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज इज कॉल्ड लॉसेस। दोस्तों जब भी आपके एसेट्स जो है वो कम हो जाते हैं, लायबिलिटीज आपकी बढ़ जाती हैं, तो वो आपके लॉसेज में कंसिडर होने लग जाते हैं। अब लॉसेज आपके कैसे भी हो सकते हैं, वो आपके रॉबरी, थेफ्ट, आपकी फायर, नेचुरल डिजास्टर, ये सारे भी आपके लॉसेज में कंसिडर होंगे। अब 12th टर्म है डिस्काउंट। दोस्तों ये टर्म तो ज़रूर सबको ही पता होगी। अब इसमें क्या होता है, ये जब आपको एक फिक्स प्राइस है या फिर एमआरपी से कम प्राइस पे चीज़ मिल जाती है, तो वो जो रिमेनिंग अमाउंट होता है, जो बीच का अमाउंट होता है, वो डिस्काउंट कहलाता है। अब सेलर्स जनरली दो तरीके के डिस्काउंट देते हैं। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है दोस्तों, सेलर्स जो है आपको एमआरपी से कम प्राइस पे चीज़ दे देते हैं ताकि उनकी सेल्स जो है बढ़ जाए, और आप पेमेंट उसमें कैश में या क्रेडिट में बाद में पैसे पेमेंट करें या फिर इमीडिएट पैसे पेमेंट करें, वो आपकी मर्जी होती है। दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ये दोस्तों एडिशन डिस्काउंट होता है, यानी कि अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो अगर आप उसकी इमीडिएट पेमेंट कर लेते हैं, यानी कैश में पेमेंट कर देते हैं, तो उसका आपको एडिशन डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जनरली जो है सेलर्स जो है वो दो तरीके के डिस्काउंट ही कंसिडर करते हैं। 13th टर्म है स्टॉक्स। दोस्तों ये वो आपके गुड्स और प्रोडक्ट्स होते हैं जो प्रीवियस ईयर में बिके नहीं होते, यानी सेल नहीं हुए होते। जनरली कंपनी इसको स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में इसको ओपनिंग स्टॉक में डाल देती है और अंत में यानी एंड ऑफ द ईयर में इसको क्लोजिंग स्टॉक में डाल देती है। जनरली स्टॉक भी तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है रॉ मटेरियल स्टॉक। ये आपका वो रॉ मटेरियल जो आपने पिछले साल खरीदा होता है और आपका वो फाइनल प्रोडक्ट बनाने में काम नहीं आया होता, ये उस चीज़ में कैटेगरी में कंसिडर होते हैं। दूसरा होता है आपका वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक, यानी आपका स्टॉक जो है वो फाइनल प्रोडक्ट तक नहीं बन पाया, यानी बीच में ही आपका स्टॉक जो है वो बीच में रुक गया था और आप उसको पिछले साल बेच नहीं पाए थे। और तीसरा होता है आपका ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड स्टॉक। ये आपके वो स्टॉक्स और प्रोडक्ट्स होते हैं जो पिछले साल आपके बिक ही नहीं पाते हैं, यानी कोई भी रीज़न से हो सकता है, जैसे कि आपकी पिछले साल सेल ज़्यादा नहीं हो, इस चक्कर में आपके जो आपने ज़्यादा स्टॉक बना लिया था वो बिका नहीं। दोस्तों इस वीडियो में हमने काफ़ी सारी अकाउंटिंग टर्म्स कवर कर ली है, लेकिन और भी बहुत सारी अकाउंटिंग टर्म्स है जो हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपके ज़रूर किसी ना किसी काम आई होगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अलविदा।